यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश की कि ताकि भारत रशिया से तेल नहीं ले सके। जब भारत ने नहीं बात मानी तो भारत के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन भी करने की कोशिश की उन्होंने। पाकिस्तान में देखिए कि इमरान खान जो रशिया के सपोर्ट में जा रहे थे उनको भी हटा दिया गया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी पे, इन्वेस्टमेंट पे, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे या फाइनेंशियल लिटरेसी पे। क्योंकि आजकल जहाँ देखिए हर एक इंसान को चिंता होती है जीडीपी कितना अप हो गया, कितना डाउन हो गया, कौन से देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कौन से देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और शेयर मार्केट का क्या हाल है। यही सारी चर्चाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो उमेश जी से आज थोड़ी सी हटके चर्चा करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, एक जियो इकोनॉमिक्स, हम इक्वेशंस की बात करें जिसके चलते जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा कुछ खास कर नहीं रही है सिवाय 2-3 मुल्कों को छोड़ के। ऐसे में क्या ऑप्शंस रह जाते हैं लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी ऐसी जगह जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे या उनके उनको फायदा हासिल हो? देखिए अंबर जी, वर्ल्ड ओवर जो पहले था शांति का माहौल है था, वो खत्म हो चुका है 4 साल पहले। जब कोविड का जब आपने देखा था कि 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले चाइना ने एक तरह से एक बायो वॉरफेयर चालू कर दिया था और उसके हिसाब से लॉकडाउन चालू हो गया। 2 साल तक हम लॉकडाउन में थे। उसके बाद हमने देखा था कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुआ। वो 18 फरवरी को खत्म हुआ था और उसके बाद 6 दिन बाद इमीडिएटली यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चालू किया। और उस वॉर के कारण वर्ल्ड के अंदर जो सप्लाई लाइन थी और जिस हिसाब से एक नया ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज हुआ है, जिसके कारण रशिया को सैंक्शन किया गया था, ठीक है? और इसके कारण वर्ल्ड के अंदर जो सप्लाई चेन्स है वो डिसरप्ट हो गया था। रशिया को सैंक्शन करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से। बट वो एक जानबूझ के किया गया था ताकि वर्ल्ड में आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट हो। रशिया के पास फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स है, ठीक है? आप भले ही अमेरिकन प्रोडक्ट्स आईफोन के बगैर जी सकते हो, आप भले ही आप मर्सिडीज के बदले जी सकते हो, बट यू कैन नॉट लिव विदाउट फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। आपने देखा है कि यूरोप नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, जो यूरोप की जो यूरोप को गैस सप्लाई करती थी फ्रॉम रशिया, उसको ब्लॉक कर दिया गया। बोला जाता है कि इसको अमेरिकन्स ने ब्लॉक किया क्योंकि अमेरिकन्स आज खुद यूरोपियन यूनियन को एलपीजी में गैस सप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स द प्राइस एट व्हिच रशिया यूज्ड टू डू। तो रशिया को एक ऑल्टरनेटिव मार्केट देखना था। तो ऑल्टरनेटिव मार्केट में क्या हो गया था कि एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट अपने सप्लाई लाइंस, अपने जो ट्रेडिशनल रूट पार्टनर्स है, चाइना और इंडिया ने सपोर्ट किया रशिया को। और हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश की कि ताकि भारत रशिया से तेल नहीं ले सके। और जब भारत ने नहीं बात मानी तो भारत के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन भी करने की कोशिश की उन्होंने। शाहीन बाग करवाया, फिर बाद में फार्मर्स प्रोटेस्ट करवाए और जगह-जगह बहुत टाइम पे उन्होंने आपने देखे कि एक रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू करवाया था। बांग्लादेश में सक्सीड हो गया आपने देखा, ठीक है? यूनेस्को बैठा दिया उधर, वो सीआईए का स्टूज है उधर। ओके। पाकिस्तान में देखिए कि इमरान खान जो रशिया के सपोर्ट में जा रहे थे, उनको भी हटा दिया गया, ठीक है? सडनली अभी शहबाज शरीफ आ गए और यूक्रेन की तो हालत आपने देख ही लिया कि ज़ेलेंस्की को बैठा के कैसे जो यूक्रेन की अराउंड 40% लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो आज ब्लैक रॉक के पास है। तो मेरा ये मानना है कि सब जगह युद्ध हो रहा है। उसके बाद आपने देखा अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने हमला किया इज़राइल के ऊपर। इज़राइल को इसके बाद उनको एक तरह से हो गया था कि उनके ऊपर मिसाइल्स की भी बारिश की गई थी। तो इज़राइल का आयरन डोम सिस्टम वाज़ एबल टू न्यूट्रलाइज़। आपने 2-3 बार देखा भी है कि दोनों जगह से मिसाइल्स एंड अदर थिंग्स वो गई थी। तो अब क्या है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कॉन्फ्लिक्ट, वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स पीस एंड एटमॉस्फेयर। आज वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। हाँ, मैं एक और एक चीज बताना चाहता हूँ कि
2022 में एक और एक काम हुआ था जब नैन्सी पेलोसी वो गई थी ताइवान। उसके बाद मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी भी चालू हो गया था। तो देखिए ये सब मैंने परिदृश्य देखा है। अभी देखिए जनवरी 20 2025 को ट्रम्प साहब आ रहे हैं। ट्रम्प ने ओपनली बोल दिया है कि अगर नेटो मेंबर्स विल हैव टू स्पेंड 5% ऑफ द जीडीपी ऑन डिफेंस। अभी जो नेटो मेंबर्स है कोई 2% कर रहा है, कोई 1.5% कर रहा है। अब जीडीपी जो यूरोप की है आपको 5% करनी पड़ेगी, मतलब यू हैव टू स्पेंड 250 टाइम्स मोर। मतलब अगर आज यूरोप अगर 50 बिलियन कर रहा है तो उसको 125 बिलियन करना पड़ेगा एवरी ईयर। तो इसका बेनिफिट किसको जाएगा? भारत के बैकयार्ड में आपने देखिए हमारे पास दो नेबर्स तो ऑलरेडी थे। एक तो स्पेनिश चाइना था, एक रेडिकलाइज जिहादी अमेरिका पाकिस्तान था। अब जो टू फ्रंट वॉर थे उसमें एक और एक फ्रंट चालू हो गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा है कि वो पोरस है, उसमें फेंसिंग नहीं हो रही। मैंने बार बार बोला भी है आपको, अभी फेंसिंग चालू कराइए, जिसको भी बांग्लादेश ने बोला कि आप मत करिए। तो वहां पे भी हमको अभी डिफेंस के हमको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, वहां पे भी फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे एक हॉस्टाइल नेबर है। ठीक है, नेपाल के साथ हमारे थोड़े संबंध ठीक है। साउथ में देख लीजिए, अब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, 7,000 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 12,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है। ठीक है, विद ऑल द कंट्रीज। तो 20,000 किलोमीटर का तो भारत का बॉर्डर है, जिसके वी हैव बीन सराउंडेड बाय ऑल द हॉस्टाइल नेबर्स। हमारे जितने भी नेबर्स है सब मोस्टली हॉस्टाइल है, चाइना के इन्फ्लुएंस में। हम ट्राई कर रहे हैं कि चाइना को हम काउंटर कर रहे हैं उनकी एरिया में। हम इंडोनेशिया के साथ टाइज बढ़ा रहे हैं, वियतनाम के साथ बना रहे हैं, फिलीपाइंस के साथ बढ़ा रहे हैं, ताइवान के साथ बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए कि भारत आपने सुना ही होगा कि भारत अभी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारत ने अभी फिलीपाइंस को दिया है, वियतनाम से बात कर चल रही है। और आपने ये भी सुना होगा कि इंडोनेशिया के साथ हमने अभी डील करने वाले हैं $450 मिलियन की। और इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो, वो रिपब्लिक डे में एक तरह से ही इज गोइंग टू कम फॉर एज अ चीफ गेस्ट। वो भारत के तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इंटरेस्टेड है। अगर अमेरिका इंडियंस टाइम पे देना चालू कर देता है तो वी विल बी एक्सपोर्टिंग तेजस ऑल्सो। सुखोई 30 के जो मेंटेनेंस का है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट वो इंडिया को दे रहे हैं। ठीक है। और देखिए अभी मैंने बात की वॉर बिटवीन पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, ये तो हो गया। और फिर मैंने साउथ ईस्ट एशिया में बताया कि कैसे चाइना को हम वहां पे घेर रहे हैं। चाइना ताइवान है, चाइना फिलीपाइंस है, चाइना वियतनाम है, चाइना इंडोनेशिया है, चाइना मलेशिया है, सबके साथ उसके प्रॉब्लम्स है। ठीक है। और आप देखिए मेडिटेरियन में प्रॉब्लम्स चालू हो गया है बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। ठीक है, वो एस्केलेशन अभी तक फ्लेयर अप नहीं हुआ है, टर्की वर्सेस ग्रीस एंड साइप्रस। आर्मीनिया और अजरबैजान का आपको मालूम ही है। और भारत अपने अभी ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहा है आर्मीनिया को। ओके। जी और एक और एक चीज है कि भारत ने अभी भारत के अंदर हमने जो भी अभी हम एक्सपोर्ट अभी कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमने एक ऑफसेट क्लॉज लगाया है। हम वहाँ की कंपनीज को मैंडेट करते हैं कि वो भारत से भी कुछ इंपोर्ट करें। तो हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस को और यूएसए को भी। और भारत का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर मेरे ख्याल से शायद 35,000 करोड़ था। ठीक है। और जी और 21,000 या 35,000 करोड़ तक बढ़ रहा है, हर साल वो बढ़ेगा। ठीक है। जी तो अंबर जी आपको समझ में आता है मैंने इतने सारे परिदृश्य क्यों बताए? जब जी नेशनल गवर्नमेंट्स के ऊपर अगर नेशंस की सुरक्षा के ऊपर सवाल आ जाता है तो उनको स्पेंडिंग करना जरूरी हो जाता है। और इसमें जी फायदा किसको होता है? डिफेंस कंपनीज को होता है। तो कौन सी जी कंपनीज में करना है? इसके लिए मैं बोलता हूँ डिफेंस सेक्टर में अगले 4-5 साल के व्यू से यू शुड इन्वेस्ट राइट नाउ। स्टॉक मार्केट तो करेक्शन होता है, ये टेम्पररी बात है, बट गवर्नमेंट को हायर एलोकेशन करना ही पड़ेगा। जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह से डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? देखिए आई कैन नॉट गिव स्पेसिफिक थिंग्स, पर मैं एक ही ब्रॉडर लाइन आइडिया, हाँ, एक बॉर्डर देख लाइन है थोड़ा सा आइडिया। मैं ब्रॉडर टेंस में बोल सकता हूँ, जो कंपनीज जो भारतीय गवर्नमेंट की है और हम्म भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आप उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिए जी उधर जाके ओनरशिप किसकी है। ठीक है। हम्म बहुत सारी कंपनीज है, अगर आप ढूंढने लगोगे गूगल में इंडिया डिफेंस कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, आपको लिस्ट मिल जाएगी।
क्योंकि ये सब रिकमेंडेशन ओनली सेबी रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। बस बस इतना डायरेक्शन दे सकता हूँ। भारत में अगर किसी को करना है तो जी, मोस्टली मेरे हिसाब से भारतीय डिफेंस कंपनीज जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में उनके ऊपर करिए। और बहुत सारी, और आपने देखा है कि कंपनीज, जो कंपनी तेजस बनाती है, कोई कंपनीज आपने देखा होगा कि वो अस्त्र करके बियॉन्ड विजुअल रेंज मैनेज आर्म्स बना रही है, मिसाइल्स कौन बना रहा है। और आपने देखा होगा शिपिंग सेक्टर में भी हमारी 2-3 कंपनीज लिस्टेड है। देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सब चीज बता दिया है, जिसको भी समझना है वो समझ जाए। तो इसका रीजन ही एक ये है कि यू शुड इन्वेस्ट इन, क्योंकि नेशन की सुरक्षा आ जाती है ना, तो सब चीज सुपरसीड हो जाता है और वो जी। करना ही पड़ेगा। और वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट सबके साथ बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने नेटो में भी दरार आ रही है क्योंकि जिस तरह से यूरोपियन इकोनॉमी डाउन हो रही है, कहीं न कहीं जो यूएस है, वो यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि नेटो में कहीं दरार ना आ जाए। आप क्या कहते हैं इस पे? कुछ नहीं होने वाला है। जो नेटो है वो सब देखिए, रोने चिल्लाने की बात अलग बात है, अंदर से सब एक ही है। यूएसए वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का दादा है, और वो जब हुँ। बोलेगा सबको करना पड़ेगा। आज वो अमेरिका के पास ठीक है, 800 मिल लेकिन जो हालात है ना यूरोपियन इकोनॉमी के उसमें कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। अंबर जी, एक ही चीज है, वहां पे अगर कुछ वायलेंस हो जाता है, आप समझ लीजिए, फ्रांस में हुँ, रायट्स हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। आपने अभी ब्रिटिश के ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में भी सुना हो। कल वहां पे बिल्कुल। वायलेंस हो जाता है, तब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा? इंटरनल डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है तो हुँ, सोच लीजिए बात, क्योंकि अनरेस्ट कहीं भी चालू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि यूरोप को वॉर एक्सटर्नली हो, यूरोप के इंटरनल में वॉर चालू हो जाए, यूरोप के अंदर ही एक तरह से इमीडिएटली कुछ केओस आ जाए। हमने अमेरिका में भी देखा था, ब्लैक लाइव मूवमेंट मैटर हुआ था तो सारे कितने सारे सिटीज में प्रॉब्लम हुआ। आपने देखा है अभी कैलिफोर्निया में क्या हुआ, ठीक है। वहाँ पे जिस हिसाब, लॉस एंजलिस में आपने देखा ही जी, है जी, कि कितना बड़ा फायर हुआ। राइट है। वो हुँ, वो फायर इतना बड़ा है कि लिechtenstein जो देश है ना, उसकी एरिया से भी बढ़कर फायर हो चुका है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ अपने जो दर्शकों को, कहाँ इन्वेस्ट करना, कब इन्वेस्ट करना, वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप करोगे तो मतलब है, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट डाउन भी है। और व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट, देन यू शुड हुँ, इन्वेस्ट। ओके। जब जहां पे ग्रीड होता है वहां पे सेल करना चाहिए, ये बात होती है। जनरली वॉरेन बफे ने यही बोला है। और आप देखें, जैसे अभी ट्रम्प की सरकार आई आने वाली है, लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है कि ट्रम्प करेंगे क्या। पर मैंने तो जी, आपको बता ही दिया कि ट्रम्प करने वाले क्या है। ट्रम्प का तो सीधा ही बात है कि आपको आपको डिफेंस परचेज बढ़ाने पड़ेंगे, और सबसे पंगा ले रहे हैं। और जब जब सबसे पंगा लेंगे तो एक और एक चीज है, ग्रीनलैंड को उन्होंने क्यों बोला, आपको समझना पड़ेगा। आर्टिक मेल्ट हो रहा है, आर्टिक के ऊपर एक ट्रेड रूट निकल रहा है, वहां पे रशिया और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। तो ट्रम्प चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके अंदर हो। आज ग्रीनलैंड के राष्ट्रपति ने आज बोल भी दिया, वी आर रेडी टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। पनामा कैनाल में आपने देखा कि चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया चाइनीज कंपनी को बेटर गेट आउट ऑफ हियर। और एक और एक चीज आप देखिए, जो भी बात जो लगता है कि ट्रम्प की बात का कितना इफेक्ट है, रशिया, आज इंडिया और चाइना, जो कंपनीज पे रशिया, अमेरिका ने सैंक्शन किया है, उधर उन कंपनीज जो तेल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उससे तेल लेना बंद कर दिया है दोनों ने। हुँ, तो ये मतलब एक चीज है कि आप देखिए कि रशिया के ऊपर सैंक्शन भी बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं आप ये भी देखिए कि रशिया और ईरान के बीच में भी अभी एग्रीमेंट होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स। तो एक तरह से मिलिट्री अलाइव हो रहा है, मिलिटराइजेशन हो रहा है। टर्की आप देखिए, वो पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। चाइना वहाँ पे एक असेंबली लाइन बनाने को तैयार है। टर्की बोल रहा है बांग्लादेश में भी कर लेंगे। सब जगह मिलिट्री अलायंस बन रहा है। जापान और इंडिया के बीच में भी मिलिट्री टॉक्स चालू हो चुकी है। जर्मनी हमको सबमरीन्स दे रहा है, ठीक है। फ्रांस से हम रफाल ले रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट। हम लोगों को हम लोगों को अभी तेजस बेचने के मूड में है, ब्रह्मोस बेचने के मूड में है, आकाश का मिसाइल सिस्टम बेचने के हैं। तो आप समझ जाइए कि वर्ल्ड ओवर एक्वायरिंग डिफेंस आर्म्स हैज बिकम द प्रायोरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। आज प्रबवान आज इंडोनेशिया के जो प्राबो सुबियांतो आ रहे हैं,
वो इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि ही इज कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसके लिए किया जा रहा है, एक्सरसाइज हो रही है बॉर्डर पे। मतलब आप देखिए, आपने ये भी देखा है कि नेक्स्ट मंथ बैंगलोर में एयर शो होने वाला है, एयरफोर्स एयर बिल्कुल। शो हो रहा है। 2-3 महीने पहले बीजिंग में, ज़ुहाई में हुआ था। सब जी। लोग अपने एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत भी अभी 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेने वाला है, $20 बिलियन का है। आप उधर F-35 भी देखोगे, S-57 भी देखोगे, आप रफाल भी देखोगे, आप ग्रिपेन भी देखोगे। चाइनीज कंपनीज नहीं आ सकती, चाइनीज जी। टर्किश कंपनीज नहीं रहेगी, बाकी सब आ जाएगी उसमें। तो सब जगह अलायंसेस भी हो रहे हैं, सब जगह कोऑपरेशन भी हो रहे हैं, कोलैबोरेशन भी हो रहा है। इंडिया में बोल रहा है कि आप हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, लोकलाइजेशन करिए, आप यहीं से कंपोनेंट्स लीजिए ताकि यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप हो, फिर बाद में हमको लाइसेंस भी दीजिए कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। हुँ। तो रीजन क्या है? मैं तो यही बता रहा हूँ, ये सब रीजन है कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। प्रॉब्लम्स बॉर्डर में बढ़ेंगे। चाइना के साथ आपका अभी डी एस्केलेशन हुआ है, डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने जो अक्साई चीन में उन्होंने वहाँ पे लोगों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। सेम चीज़ वो भूटान में कर रहे हैं। भूटान के अंदर 2% लैंड उन्होंने ले चुके हैं। नेपाल के अंदर वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं। तो भारतीय गवर्नमेंट को दे विल हैव टू स्पेंड ऑन डिफेंस। अब इससे जनरल इकोनॉमी में एलोकेशन ज़रूर कम होगा, पर डिफेंस में तो एलोकेशन बढ़ेगा। तो और सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट होती है, जो भारत जी। की जो पीएसयू कंपनीज़ है, डिफेंस पीएसयू कंपनीज़, उनके थ्रू होता है। अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन आया है, पर कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर में बढ़े ही बढ़ेगा, पर अभी कहाँ किसमें इन्वेस्ट करना, आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि भारत के डिफेंस पीएसयू में क्यों इन्वेस्ट करना। और वो ग्लोबली ट्रेंड्स भी उधर ही है, वर्ल्ड ओवर ट्रेंड्स भी वही है। मेरा बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल और वो पिछले कुछ सालों में नज़र भी आया है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इस डिफेंस इंडस्ट्री में आए हैं और वो कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं और भारत सरकार उनको भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है ताकि प्राइवेट कंपनीज़ भी इसमें आएँ और जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है भारत का, उसके तहत उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बट ये ऐसा है कि भारतीय कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, जो हुँ, डिफेंस पीएसयूज रहेंगे, वो जी, मोर और लेस सिक्योर्ड है। अब ये बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है, वेंडर्स है, हुँ, ओके, उन दे कैन बी इजीली रिप्लेसेबल। भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ का डिफेंस फंड दिया है, जिसके अंदर हुँ, वो रिसर्च प्रोग्राम फंड करने वाले हैं। तो भारत के जो पीएसयूज है, फ्यूचर में इनके एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाएंगे, ओके, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स आ जाएंगे। अब जो लोग जिस प्रॉफिट मार्जिन पे कर रहे हैं, वहां पे कंपटीशन होगा। तो मेरा हुँ, इसके लिए मानना है कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट विद डिफेंस पीएसयू, दिस इज द ओनली रीजन। और उनके तो सॉवरेन गारंटी होती है, भारत की गवर्नमेंट की गारंटी होती है। और ये क्रिटिकल सेक्टर है, इसके अंदर लेट्स नॉट गो विद प्राइवेट प्लेयर्स राइट नाउ। अभी के टाइम में मैं मना करता हूँ, ये मेरा जी। मानना है। जी, बिल्कुल, तो यही आपसे हम जानना चाह रहे थे और आपने उसको काफ़ी आसान शब्दों में समझा दिया कि लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और वो भी एक पूरे विश्लेषण के साथ पूरा आपने मंज़रकशी पेश की, दृश्य पूरा आपने लोगों को ये सामने ए रखा एक कि कहाँ मैं एक और एक चीज़ बता रहा हूँ, भारत मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉलिंग हब भी बन रहा है। जो शिप्स आती है, उनकी जी, जो उनका जो मेंटेनेंस है, यूएस की जो 7th फ्लीट है, उन उसका मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉलिंग भारत की प्राइवेट कंपनीज़ कर रही हैं। चेन्नई में उनके पोर्ट, चेन्नई के पास उनके पोर्ट्स हैं। आप गूगल करके देख लीजिए, आपको कंपनी का नाम मालूम पड़ जाएगा। मतलब हर जगह यहाँ पे डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ा रहे हैं। फिर बाद में उसमें एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, लोकलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद एक्सपोर्ट भी चालू हो रहा है। और उसके बाद उस यूज़ करने के बाद मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉलिंग, ये भी एक सेकंड सेक्टर है। जिसके कारण, क्योंकि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी एमआरओ कराना बहुत ज़रूरी है। एवरी टाइम यू हैव टू, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। क्योंकि आप रोज-रोज तो नए डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते नहीं हो, उनकी शेल्फ लाइफ होती है कुछ सालों की। तो उस समय वो एमआरओ फैसिलिटी भी इंडिया बनता जा रहा है। और आपने देखा है कि साफरान जो कंपनी है, जो हुँ। साफरान और रफाल है, फ्रेंच कंपनी, उन्होंने अभी नोएडा एयरपोर्ट के पास उन्होंने वहाँ पे ज़मीन भी ली है, ताकि भारत के अंदर एमआरओ प्लांट बनाया जाए।
तो दर्शकों आप समझ गए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में उमेश जी ने आपको जानकारी दी है। हालाँकि ये आपके अपने ऊपर है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी भी आपकी समझ है और अपनी समझ-बूझ के साथ आप इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन आने वाले समय में कौन से सेक्टर में बूम आएगा और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, ये आपको उमेश जी ने बताया। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा किए उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।